बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है एंजाइम्स का, कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से एंजाइम के। तो एंजाइम के बारे में कहा यह जाता है कि ये प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं उनको ये कंट्रोल करती हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वो मेटाबॉलिज्म का भी काम करती हैं, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं एंजाइम्स का। चलें जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। और इसके टॉपिक के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि एंजाइम के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये हैं क्या। एक्चुअली हम इनको अगर डिफ़ाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम के इंट्रोडक्शन की। एंजाइम आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैरी करती हैं। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर होता है। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की। वो एक दूसरे के साथ कॉइल करती हैं और कॉइल करने के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। एंजाइम्स के बारे में हम ये भी कहते हैं कि दे आर जो मोस्ट तौर पे जो हम इसके लिए कैटलिस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम कहते हैं दे आर बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है। बायो कैटलिस्ट का मतलब ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये कैटालाइसिस का काम करते हैं, और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से हम इनको नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट का। अच्छा, उसके बाद मेजर तौर पे हम कहते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहा होगा उसके रेट को बढ़ा देते हैं, उसके रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम तीन वर्ड्स के अंदर एंजाइम को डिस्क्राइब करते हैं कि सबसे पहले एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ये जो होती हैं स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम यानी कि स्पेसिफिक होगा हर तरह की केमिकल रिएक्शन के लिए। उसके बाद ये बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं और इनका जो काम है वो ये है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि एक एंजाइम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सबसे पहले एंजाइम के पार्ट्स को देखेंगे और उससे पहले हम जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है। तो ये जो हमारे पास पोर्शन है एंजाइम का जो आपको ओपन नज़र आ रहा है और जिसके साथ अभी कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये सारा का सारा प्रोटीन नेचर का एंजाइम है। इस एंजाइम के अंदर आपको एक ओपन स्पेस नज़र आ रही है। ये ओपन स्पेस जो कि एक लॉक की तरह ओपन है यहाँ से, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट को अगर हमने डिफाइन करना हो कि क्या है एक्टिव साइट, तो हम कहते हैं कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करती है। कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली जो साइट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। यानी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होगी और बाइंड होने के बाद फिर रिएक्शन यहाँ से आगे प्रोसीड होगा। तो दूसरी बात हम ये भी कहते हैं इसके बारे में कि हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि एक्टिव साइट जो होती है ये फर्दर दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक इसके अंदर जो जगह होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, और दूसरी जो जगह होती है उसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये दोनों टाइप्स हैं एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट को हम बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में डिवाइड करते हैं। बाइंडिंग साइट ऐसी साइट जो कि बाइंड करती है सबस्ट्रेट को अपने साथ। सबस्ट्रेट क्या होगी, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी कैटालाइसिस होनी है, तो बाइंडिंग साइट क्या करती है कि वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर लेती है। कैटालिटिक साइट क्या करती है, कैटालिटिक साइट के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये क्या करती है, ये कैटालाइसिस का काम करती है। तो एक जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट इन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। अब बाहर से आने वाली सपोज कोई जगह है सबस्ट्रेट, तो कोई भी चीज़ जो है वो है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे आके इस पैटर्न के अंदर यहाँ पे अटैच हो गई है।
अब ये जो हमारे पास एक्टिव साइट थी, वो पोर्शन जो इसको अपने साथ बाइंड कर रहा होगा वो बाइंडिंग साइट कहलाएगी, और जो इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक रीजन होगा जहाँ से रिएक्शन आगे जाएगा उस जगह को हम कहेंगे कैटालिटिक साइट। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं एक्टिव साइट को। एक जो एंजाइम होता है उसके पास मोस्टली अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2 एक्टिव साइट्स मौजूद होती हैं एक एंजाइम के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आके कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम्स की, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि मोस्टली ऐसे एंजाइम जो इनहिबिशन का काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स के पास जो एक्टिव साइट होती हैं दे कंटेन मोर एक्टिव साइट्स, और इनके पास मोर एक्टिव साइट क्यों होती हैं, क्योंकि इन्होंने इनहिबिशन का काम करना होता है। तो हम कहते हैं कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनके पास जो है वो कैटालिटिक साइट या फिर जो एक्टिव साइट होती है वो एक से ज़्यादा होती है। ये तो है हमारे एंजाइम का पहला पोर्शन जिसको हमने कहा एक्टिव साइट। अच्छा, हमारे एंजाइम के अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है, एंजाइम्स के अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है, और उस जगह को या उस चीज़ को हम कहते हैं कोफैक्टर। अच्छा, को मीन्स क्या होगा, टू। तो अब को फैक्टर का मतलब क्या होगा, को फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक एंजाइम है उसके अंदर सिर्फ एक्टिव साइट मौजूद नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर एक नॉन कह लें कि प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को हम नाम देते हैं को फैक्टर का। को फैक्टर बेसिकली जो है एंजाइम को एक्टिव कर देता है, एंजाइम को फंक्शनल बनाता है, और ऐसे एंजाइम जिनके अंदर कोफैक्टर मौजूद नहीं होता उनको हम इनएक्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो ये एक्टिव करता है एंजाइम को, इसलिए ये मोस्ट इसेंशियल पार्ट होता है एंजाइम का। कोफैक्टर को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज के अंदर। कितनी तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। अब एंजाइम्स जो होते हैं क्योंकि डिफरेंट होते हैं तो उनके कोफैक्टर भी डिफरेंट होंगे। तो कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। तो जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं इसका मतलब है कि ये कोई भी मेटल भी हो सकती है। मेटल्स जिस तरह के हमारे पास कॉपर है, जिस तरह से मैग्नीशियम है, जिस तरह से आयरन है, तो डिफरेंट जो हमारे पास हैवी मेटल्स होती हैं वो भी कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करती हैं। तो ऐसे कोफैक्टर जिसके अंदर इस तरह के इनऑर्गेनिक पोर्शन मौजूद होगा उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। दूसरी जगह के ऊपर आते हैं, हमारे पास है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर का मतलब ये है कि ऐसा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और इसके एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं मोस्टली वाइटामिन को। बहुत सारे वाइटामिन ऐसे हैं जो कि कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एटीपी का एक मॉलिक्यूल है जो कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और क्यों कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये ब्रेक करता है फॉस्फेट को, एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी यूज होती है सेवरल मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटीन्स की मूवमेंट में, और इस तरह से सब सेलुलर जो काम होते हैं, सब सेलुलर फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए हम जो ऑर्गेनिक है उसको। उसके बाद हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद एंजाइम। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर ऑन अटैचमेंट बेसिस, कि ये एंजाइम के साथ किस तरह से अटैच होते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स बेसिकली तीन तरीकों के साथ एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और तीसरा हमारे पास जो लास्ट है उसको हम कहते हैं को एंजाइम। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है,
एक्टिवेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोफैक्टर जो सिर्फ एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिवेटर, और ये बाद में सेपरेट भी हो सकता है। तो एक्टिवेटर कोफैक्टर्स को हम कहते हैं जो कि डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल डिटैचेबल कोफैक्टर्स और मोस्टली जो होते हैं ये मेटल्स होती हैं। तो डिटैचेबल कोफैक्टर को हम एक्टिवेटर कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से होते हैं? जो कि कभी भी एंजाइम से अलग नहीं होते और ये हमेशा एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, कभी भी अपने आप को अलग नहीं करते। तो ऐसे जो कोफैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल पढ़ी हुई है FAD की, जो रेस्पिरेशन के दौरान भी यूज हो रहा होता है। तो इस कोफैक्टर को हम कहते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। थर्ड और लास्ट हमारे पास है कोएंजाइम। इसको हम कहते हैं कि ये जो होता है रिलैक्स होके काम कर रहा होता है और ये कभी भी डिटैच हो सकता है। तो लूजली अटैच अगर होगा तो वो होगा कोएंजाइम। जैसे कि आपने NAD पॉजिटिव पढ़ा है, सेवरल विटामिन है वो भी कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। यानी जब तक ये अटैच रहेंगे एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा, और जब ये एंजाइम का फंक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये सेपरेट हो सकते हैं, यानी कि लूजली अटैच होते हैं, इतना ज़्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा काम सेल के अंदर हो रहा है या फिर उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं जो कि एंजाइम्स को डिग्रेड करने के लिए हो सकता है, और एंजाइम ने अपने काम को रोकना है, तो ये इजीली एंजाइम से अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की। तो हमारे पास जो एंजाइम है, टाइप्स ऑफ एंजाइम, ये तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में हमने एक्टिव साइट देखी, उसके बाद हमने कोफैक्टर देखा, फिर कोफैक्टर की टाइप्स और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की मोस्टली जो है हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एपो एंजाइम और दूसरे को हम कहते हैं होलो एंजाइम। अब एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस है? एपो एंजाइम वो एंजाइम जो कि विदाउट कोफैक्टर हो, यानी कि विदाउट को एंजाइम हो, तो ऐसा एंजाइम, और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। यानी कि ऐसा जिसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं है और उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन नेचर का ही स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एपो एंजाइम। और क्योंकि कोफैक्टर ज़रूरी है तो इस वजह से ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर। दूसरा हमारे पास है होलो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसके पास प्रोटीन पार्ट भी हो, यानी कि एपो एंजाइम भी हो, और प्लस उसके पास कोफैक्टर भी हो, यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो भी हो, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। यानी कि हमारे पास कंप्लीट फॉर्म होती है और ये एक्टिव स्टेट होती है एंजाइम की, और एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है। एपो एंजाइम की अगर हम इनएक्टिव की एग्जांपल देखें तो हमारे मैदे के अंदर जो पेप्सिनोजिन प्रिपेयर होता है वो इसकी एग्जांपल है, और जो पेप्सिन है वो, तो पेप्सिनोजिन क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम है जो कि लेटर ऑन फूड के अराइवल के ऊपर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन का काम क्या होता है कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं हमारी डाइट के अंदर उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करना।